हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम। बाकी सिस्टम की तरह जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम सभी सिस्टम होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम भी होता है। और बाकी सिस्टम की तरह ये भी बना होता है ऑर्गन, टिश्यू, सेल से। क्लियर? तो जो इम्यून सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन, उसके साथ टिश्यू, सेल्स और एंटीबॉडीज, ये हमारे इम्यून सिस्टम के मेन ऑर्गन्स में इंक्लूडेड होते हैं। सो इम्यून सिस्टम की मैं बात करूं, इट कंसिस्ट ऑफ lymphoid organs, tissue, cells and soluble molecules like antibodies. स्टूडेंट, सेल, एंटीबॉडीज, इनके बारे में तो हम बहुत पढ़ चुके हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज का पूरा डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे मेन स्टडी करना है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो हम देखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो देखो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट। ये इम्यून सिस्टम के वो ऑर्गन होते हैं जहां पे हमारी लिम्फोसाइट, बी एंड टी लिम्फोसाइट बनेगी, मैच्योर होंगी, प्रोलिफरेट होंगी, यानी अलग अलग तरह के लिम्फोसाइट में डिफ्रेंशिएट होती है। तो जहां पे लिम्फोसाइट का ओरिजिन, मैच्योरेशन, प्रोलिफरेशन होता है, उनको हम क्या कह देते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? These are the organs where origin, maturation and proliferation of lymphocytes occur। तो लिम्फोसाइट यहीं पे बनेगी, मैच्योर होगी और अलग अलग फॉर्म पे प्रोलिफरेट होती है। अब स्टूडेंट, ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं ना, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। चलिए, तो ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन है इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे क्या है? ये देखिए, फर्स्ट हमारे हैं स्टूडेंट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को हम सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहते हैं। क्लियर? और दूसरे हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और इनको हम पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहते हैं। These are also known as peripheral lymphoid organ। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। देखो, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पे हमारे लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होगी और एंटीजन सेंसिटिविटी को अटेन करती है, यानी एंटीजन के लिए सेंसिटिव हो गई है, एंटीजन को पहचानती है, इसका मतलब वो क्या हो गई है? मैच्योर हो गई है। तो सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि जो हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, यहाँ पे लिम्फोसाइट बनती है और मैच्योर होती है। क्लियर?
So here origin of lymphocytes occur. So lymphocyte का origin होगा and immature lymphocytes become antigen sensitive. तो सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं इसको, दैट इज मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स. तो यानी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट बनेगी और मैच्योर होंगी. अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट हमारे होते हैं बोन मैरो. हम यहाँ पे लिखते बोन मैरो है बट एक्चुअली ये क्या होती है, रेड बोन मैरो. क्लियर? और सेकंड हमारे क्या होते हैं, थाइमस. क्लियर? बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की. तो देखो जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं ना, इनको पेरीफेरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहा है. इन ऑर्गन में बेसिकली जब हमारी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है तो ब्लड और लिम्फ के थ्रू वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाएगी और वहाँ पे इनको एंटीजन मिलेंगे और डायरेक्ट एंटीजन से ये इंटरेक्ट करती है, यानी जो फाइट करती है, एंटीजन को किल करती है, वो इन्हीं ऑर्गन पे करती है. तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लिम्फोसाइट को एंटीजन से इंटरेक्ट करने के लिए साइट प्रोवाइड कराते हैं और एंटीजन के रेस्पेक्ट में हमारी जो लिम्फोसाइट है वो अलग अलग तरह के लिम्फोसाइट में प्रोलिफरेट भी इन्हीं ऑर्गन्स में होती है. सो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? हियर इट प्रोवाइड साइट टू lymphocytes for interaction with antigen. Clear? Proliferation of lymphocytes also occur here. लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन भी यही होता है. अब ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, इनमें हम इंक्लूड करते हैं पेयर्स पैचेस of small intestine. Then we include spleen. Then we include malt. अभी आप ये मत सोचे कि ऑर्गन क्या है, इनको हम डिस्कस करेंगे. Then tonsils and अपेंडिक्स को भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की कैटेगरी में रखा गया है. इसके अलावा स्टूडेंट एक और ऑर्गन होता है. हाँ जी, तो सिक्स्थ हमारा क्या होता है, लिम्फ नोड्स. तो ये 6 ऑर्गन बेसिकली हमारी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं. हाँ जी, तो देखो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी में लिम्फोसाइट बनेंगी, मैच्योर होंगी. मैच्योर होने के बाद वो ब्लड और लिम्फ के थ्रू कहाँ जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और वहाँ पे जाके डायरेक्ट एंटीजन और पैथोजन से फाइट करती हैं और अपनी इम्यूनिटी दिखाती हैं. क्लियर?
चलिए वन बाय वन हम इन ऑर्गन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बोन मैरो। चलिए तो फर्स्ट ऑर्गन क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से हम ले रहे हैं बोन मैरो। देखो बोन मैरो क्या होती है स्टूडेंट, बोन मैरो में हमारी सभी ब्लड सेल्स बनती हैं इंक्लूडिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट। अब बोन मैरो का डिस्कशन जब हम बोन पढ़ते हैं तो देखो ये हमारी बोन है, बोन के एंड्स को हम एपिफाइसिस कहते हैं। दीज एंड आर सेड टू बी द एपिफाइसिस। और ये जो बीच का पार्ट है इसको हम कहते हैं डायाफाइसिस। डायाफाइसिस में सेंटर पे हमारी क्या होती है, येलो बोन मैरो। क्लियर, सेंटर पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, दिस इज द येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो ओनली फैट के लिए रिजर्वायर है, फैट को स्टोर करने का काम करती है। जबकि जो एपिफाइसिस है यहां पे हमारी रेड बोन मैरो होती है, दिस इज रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो ही क्या करती है, ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट सबको फॉर्म करती है। तो जब हम बोन मैरो की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं रेड बोन मैरो की। क्लियर। सो बोन मैरो में क्या होता है, हमारी सभी ब्लड सेल्स बनती हैं इंक्लूडिंग हमारी लिम्फोसाइट। ऑल ब्लड सेल्स are produced in red bone marrow including B and T lymphocytes। तो हमारी B और टी लिम्फोसाइट यहीं पर बनती है। क्लियर। सो हमारी बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बनी यहां पर। इसके बाद जो बी लिम्फोसाइट होती है स्टूडेंट, उसका जो मैच्योरेशन है वो भी यहीं पे होता है। सो इट इज द साइट फॉर मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। अच्छा, यहाँ पे सभी ब्लड सेल्स बन रही हैं, तो हम कह देते हैं हेमाटोपोइसिस कहाँ हो रही है, रेड बोन मैरो में। हेमाटोपोइसिस occur in red bone marrow and it is the site for maturation ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, जो बी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर भी कहाँ होगी, रेड बोन मैरो में। लेकिन अभी हमने टी लिम्फोसाइट नहीं लिखी है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट यहाँ पे बनेगी जरूर, पर वो मैच्योर कहाँ होगी, थाइमस में, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। क्लियर। अच्छा, ये जो बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, इसको हम कहते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू बर्सा ऑफ फैब्रिकियस ऑफ बर्ड्स। ये जो बर्ड्स में एक ऑर्गन मिलता है बर्सा ऑफ फैब्रिकियस, इसके इक्विवेलेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं हमें पता है वो हॉलो होती है, उनको हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। तो बोन्स में ब्लड की सेल्स नहीं बनती है, बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो बर्ड्स की ब्लड सेल्स है वो स्टूडेंट बनती है बर्सा ऑफ फैब्रिकियस, जो कि क्लोइका में होता है। और हमारी ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में। तो दोनों की ब्लड सेल्स अलग अलग ऑर्गन में बन रही हैं, तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट इनको हम कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑर्गन में सेम काम हो रहा है। तो देखो हम कहते हैं
red bone marrow is equivalent to bursa of fabricus of birds. क्लियर? अब क्यों कहा है? ये जो बर्सा ऑफ फैब्रिकस है, कहां प्रेजेंट है? इज प्रेजेंट इन क्लोएका एंड all blood cells of birds forms here. तो दोनों ही ऑर्गन में ब्लड सेल बन रही है, इसीलिए बोन मैरो को बर्सा ऑफ फैब्रिकस के इक्विवेलेंट माना जाता है। क्लियर? आई होप बोन मैरो क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट थाइमस। सो नेक्स्ट हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की कैटेगरी में आता है स्टूडेंट थाइमस। थाइमस एक छोटी सी ग्लैंड होती है, हमारे हार्ट के पास होती है, और जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम जिसको चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन कहते हैं, स्टर्नम के जस्ट नीचे लोकेटेड होती है, हार्ट के पास होती है। क्लियर? देखो जो थाइमस है इसका साइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात करें तो जो थाइमस है बर्थ के टाइम पे इसका जो साइज है काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसका जो साइज है वो डिक्रीज होता रहता है, और प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत छोटी सी थाइमस रह जाती है और उसके बाद एज के अकॉर्डिंग फिर से डिक्रीज होती रहेगी। और यही कारण है कि जो इम्यूनिटी है वो ओल्ड पर्सन में क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि थाइमस जो है ये टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन की साइट है। अब ये श्रिंक हो गई, सिकुड़ती जाएगी, तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी तो कम होगा। और टी लिम्फोसाइट में अगर हम टी हेल्पर सेल की बात करें तो वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी दोनों को ओवरऑल कंट्रोल करती है। क्लियर? सो चलिए थाइमस की बात करें तो थाइमस देखो क्या है, इट इज लोकेटेड नियर हार्ट, हार्ट के पास होती है स्टूडेंट, बीनीथ स्टर्नम, और स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन एंड चेस्ट बोन भी कह देते हैं। कई बार क्वेश्चन ना अलग अलग नाम से आ जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रेस्ट बोन और चेस्ट बोन भी कहते हैं। क्लियर? अब जैसे हमने कहा कि थाइमस का जो साइज है वो बर्थ के टाइम पे तो काफी बड़ा होता है, सो इट इज क्वाइट लार्ज in size at the time of birth। तो बर्थ के टाइम पे तो उसका साइज काफी बड़ा है, बट कीप reducing with age, and by the time puberty is attained, it reduced to very small
स्मॉल साइज, बहुत छोटे साइज की ये रह जाती है, क्योंकि ये एज के साथ, टाइम के साथ क्या होगी, श्रिंक होगी। क्लियर स्टूडेंट? देन थाइमस की अगर हम बात करें, इट इज द साइट फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहाँ होगी, थाइमस में। बनी बोन मैरो में, बोन मैरो से माइग्रेट कहाँ कर गई, थाइमस में, और थाइमस में मैच्योर हुई। क्लियर? और मैच्योर होने के बाद बी लिम्फोसाइट रेड बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट थाइमस में, मैच्योर होने के बाद कहाँ जाएंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। क्लियर? अब यहाँ पे देखो टी लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर हो रही है थाइमस में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज स्टूडेंट आप ये देखिए कि ये जो टी लिम्फोसाइट का टी है, ये अल्फाबेट आता ही कहाँ से है, थाइमस से। क्लियर? तो टी लिम्फोसाइट का टी कहाँ से आया है, थाइमस से। क्लियर? चलिए, तो जो थाइमस है यहाँ पे टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो रही है, इसीलिए थाइमस को हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज नोन एज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट के ट्रेनिंग स्कूल को थाइमस कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, ऑल्सो नोन एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यून सिस्टम की जो मेन सेल्स हैं उनको मैच्योर कौन कर रही है, थाइमस। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना मोर देन इनफ है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो चलिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में फर्स्ट हमारा क्या आता है, स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है। स्प्लीन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तिल्ली। बीन शेप्ड की होती है और स्टमक की लेफ्ट साइड पे होती है। स्टमक की लोकेशन कहाँ होती है, राइट साइड लिवर, लिवर के लेफ्ट साइड स्टमक, और स्टमक के भी लेफ्ट साइड पे होती है और रिब केज के अंदर पाई जाती है। क्लियर? सो ये देखो, ये स्टमक है स्टूडेंट, और स्टमक के भी लेफ्ट साइड पे इस तरीके से बीन शेप्ड का ऑर्गन ये लगा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लीन। क्लियर? सो इट स्प्लीन की अगर मैं बात करूं, इट इज बीन शेप्ड ऑर्गन located in rib cage above stomach. सो स्टमक के अबव थोड़ा सा लगी होती है लेफ्ट साइड पे, रिब केज के अंदर होती है। स्प्लीन में देखो, स्प्लीन में हमारी बहुत सारी लिम्फोसाइट होती है, फैगोसाइट होती है, और बहुत ज़्यादा नंबर में क्या होती है, एरिथ्रोसाइट, आरबीसीज। तो इसके अंदर जो मेन सेल्स है वो क्या क्या होती हैं, इट कंटेन्स फैगोसाइट्स, lymphocytes and large number of erythrocytes
लार्ज नंबर पे स्टूडेंट यहाँ पे इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है, और इरिथ्रोसाइट लार्ज नंबर पे प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम नाम देते हैं किसको? स्प्लीन को। इट इज सेड टू बी द रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज बनती कहाँ है? रेड बोन मैरो में, और बनने के बाद वो स्टोर होने कहाँ आ जाती है? स्प्लीन में। तो स्प्लीन में आरबीसी स्टोर रहती है, एंड स्प्लीन इज ऑल्सो सेड टू बी द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। अब इसको आरबीसीज का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है? लगभग 120 डेज हम मानते हैं। उसके बाद आरबीसीज की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, और ऐसी आरबीसीज को वापस स्प्लीन में लाके छोड़ दिया जाता है, और स्प्लीन इनको क्या कर देती है? तोड़ देती है, डिग्रेड कर देती है, और इसीलिए स्प्लीन को आरबीसीज का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। क्लियर? अब ये तो आरबीसीज की बात हुई। अब हम बात करते हैं मेन इम्यून सिस्टम के लिए इसका क्या रोल है। स्प्लीन को इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्लड के अंदर एंटर करते हैं उनको कहाँ लाया जाता है? स्प्लीन पे, और स्प्लीन इनको क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है। अब यहाँ पे देखो क्या है, स्प्लीन में बहुत सारी फैगोसिटिक सेल्स हैं जो खा जाएंगी। लिम्फोसाइट है, बी और टी लिम्फोसाइट है। अब ये बी और टी लिम्फोसाइट क्या करेंगी? अपना रोल प्ले करेंगी। यहाँ पे एंटीबॉडीज बनेगी और सेलुलर इम्यूनिटी होगी, और पैथोजन को वहीं पे किल कर दिया जाएगा। तो इम्यून सिस्टम के लिए इसका रोल ये होता है। सो स्प्लीन इज called immunological filters। क्लियर? क्यों कहते हैं? as pathogen enters into blood, कोई भी पैथोजन ब्लड के अंदर एंटर हुआ, एंड ब्लड पासेस टू स्प्लीन। अब यही ब्लड जो है जिसके अंदर पैथोजन है वो स्प्लीन तक गया, देन स्प्लीन ट्रैप्स ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? एंड lymphocytes in spleen kill all pathogens। अब यहां पे पैथोजन ट्रैप हो गए, किल हो गए, और किल होने के बाद फैगोसिटिक सेल ने उनको खा के क्लीन भी कर दिया। तो जो ब्लड यहां से जाएगा वो पूरी तरीके से क्या होगा? पैथोजन फ्री होगा। तो देखो इसने क्या कर दिया? ब्लड को फिल्टर कर दिया। इसीलिए इसको इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माल्ट। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में सेकेंड हम पढ़ते हैं स्टूडेंट माल्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे माल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। माल्ट की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यानी ये वो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, वो लिम्फोइड सेल्स होते हैं जो म्यूकोसा के साथ में प्रेजेंट होते हैं। और म्यूकोसा हमारी बॉडी के मेजर सिस्टम की इनर मोस्ट लाइनिंग को बनाती है। तो इनर मोस्ट लाइनिंग हमारे सिस्टम की
उसमें लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही पैथोजन एंटर करता है तो उनको किल कर दिया जाता है। म्यूकोसा comprises inner lining of digestive, respiratory and urinogenital tracts। तो देखो इनर लाइनिंग का मतलब, जैसे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये इंटेस्टाइन है या स्टमक का कोई पार्ट ले लेते हैं, तो यहां पे जो इनर पार्ट है वो इनर पार्ट किसका बना हुआ है? म्यूकोसा का। और इसी म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड हमारे क्या हैं? दीज लिम्फॉइड टिश्यू। तो इस तरीके से इनर साइड पे कोई भी पैथोजन आया तो ये लिम्फॉइड टिश्यू का काम क्या है? उसको ट्रैप करना, उसको किल करना। डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में मेजर इन्फेक्शन से ये लिम्फॉइड टिश्यू हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारी बॉडी के जितने लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 50% टिश्यू तो इन्हीं म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। 50% of lymphoid tissue are associated with mucosa as malt। तो 50% लिम्फॉइड टिश्यू तो माल्ट की फॉर्म पे ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट लिम्फ नोड्स। देखो जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। उसी तरीके से हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पे ये हमारी क्या होती है? लिम्फ वेसल्स। दीज आर लिम्फ वेसल्स, जिनको लिम्फेटिक वेसल्स भी कहा जाता है। अब इन लिम्फेटिक वेसल्स में क्या फ्लो करता है? लिम्फ फ्लो करता है। अब ये जो लिम्फ फ्लो करेगा उसी के रेगुलर इंटरवल पे, यानी इस लिम्फेटिक वेसिकल के रेगुलर इंटरवल पे इस तरीके से कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो हमें नोड की फॉर्म पे दिखाई देते हैं, यानी गांठ की फॉर्म पे ये लगे रहते हैं। और इनके अंदर क्या होती है? लिम्फोसाइट। तो इन सॉलिड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं लिम्फ नोड्स। क्लियर? तो लिम्फेटिक वेसल पे रेगुलर इंटरवल पे छोटी छोटी गांठे की फॉर्म पे, गांठ की फॉर्म पे ये लिम्फ नोड लगी होती है और इनके अंदर क्या होती है? लिम्फोसाइट होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ही लिम्फ फ्लो करेगा, तो अगर यहाँ से लिम्फ फ्लो करेगा तो इसके पास जितने भी पैथोजन होंगे वो यहाँ पे ट्रैप हो गए। फिर आगे ये मूव करेगा और आगे मूव करेगा तो जो पैथोजन बचे वो यहाँ ट्रैप हो गए। फिर इसी तरीके से जैसे जैसे लिम्फ का फ्लो होता जाएगा वैसे वैसे रेगुलर इंटरवल पे लिम्फ नोड क्या करेंगे? पैथोजन को ट्रैप करते रहेंगे। पैथोजन के अलावा ये एक्सेस वेस्ट को या जो इम्प्योरिटीज है उनको भी ट्रैप करते हैं। तो जिस तरीके से स्प्लीन इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर की तरह काम करती है, उसी तरीके से लिम्फ भी एक तरह के, लिम्फ नोड्स भी एक तरह के फिल्टर्स ही होते हैं। क्लियर? और लगे कहाँ होते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फेटिक वेसल पे लगे होते हैं। बीच बीच में इनकी जो है सॉलिड स्ट्रक्चर की फॉर्म पे इनकी लोकेशन होती है। क्लियर?
These are small and solid structures located at different point along with lymphatic system. Clear? They have lymphocytes. So they trap and kill pathogens. Clear student? So these are lymph nodes. Next थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं. Peyer's patches. So this is fourth secondary lymphoid organ. Peyer's patches. तो देखो Peyer's patches क्या होते हैं. ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स यानी लिम्फॉइड टिश्यू जो है क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं. और काम क्या होता है? पैथोजन को ट्रैप करना, किल करना. इलियम पे कौन सी मेम्ब्रेन पे होते हैं? मेनली तो म्यूकोसा पे होते हैं और म्यूकोसा के साथ साथ सब म्यूकोसा तक भी एक्सटेंडेड हो सकते हैं. इसको वैसे हम सेपरेटली नहीं पढ़ते क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही कवर हो जाता है, बट कभी कभार पेयर्स पैचेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो ये क्या होते हैं? दीज आर लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन क्लस्टर्स in ileum of small intestine. क्लियर? और स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है और मेम्ब्रेन कौन सी हो सकती है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा तक एक्सटेंडेड हो सकते हैं. देन फिफ्थ इज टॉन्सिल्स. टॉन्सिल्स क्या होते हैं? हमारा जो थ्रोट होता है स्टूडेंट, थ्रोट के बैक साइड पे लिम्फॉइड टिश्यू यहाँ पर भी क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम भी क्या होता है? ये जो हम खाने के साथ पैथोजन को क्या कर लेते हैं? एंगल्फ कर लेते हैं, ये उसको किल करते हैं. सो टॉन्सिल्स आर लिम्फॉइड टिश्यू located at back of throat. इनका डिस्क्रिप्शन और भी हो सकता है बट इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाता है. सो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की कोई नीड नहीं है. इतना मोर देन इनफ है. अपेंडिक्स का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मांगा जाता है बट आपको पता होना चाहिए अपेंडिक्स भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की कैटेगरी में इंक्लूड होता है. क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एड्स.